नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कोरोना हो रहा है यहां पर बेकाबू। महामारी का संक्रमण टेंशन बढ़ा रहा है आपकी, हमारी, सरकार की, प्रशासन की, हर किसी की। और कई सख्त कदम भी उठाए जाने के बावजूद कोरोना के जो आंकड़े हैं वो थम नहीं रहे हैं। बढ़ते केस और मौत हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि लापरवाही करने वालों से क्या बर्ताव हो। वायरस बढ़ने पर संसाधन कितने तैयार हैं। कोरोना रोकने का उपाय क्या सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। बातचीत के लिए कुछ मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए, समझिए मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है कोरोना की। कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं आंशिक लॉकडाउन। प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज बंद तो कहीं पाबंदी भारी। महामारी को रोकने के लिए शिवराज सरकार हर स्तर पर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन कोरोना के आंकड़े हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संक्रमण, मौत और बढ़ते केस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं टेंशन। पिछले 24 घंटों के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2839 केस सामने आए। 15 लोगों की जान चली गई। संक्रमण की रफ्तार 10.5% पहुंच गई। 4 बड़े शहरों में स्थिति ज्यादा खराब है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सबसे ज्यादा केस हैं। यहाँ संडे, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी फेल साबित हो रहे हैं। खतरा भारी है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही जारी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 2 दिन में ही 5000 से ज्यादा केस नए सामने आए हैं। तो 10 दिनों में ही 101 लोग कोरोना की जंग हार गए हैं। अप्रैल महीने में ही जो पिछले साल आंकड़े थे, उसी तुलना अगर इस साल के आंकड़े से हो तो 3 अप्रैल 2020 को प्रदेश भर में कुल 47 नए मामले सामने आए थे। तो 3 अप्रैल 2021 को रिकॉर्ड 2839 नए केस सामने आए। 3 अप्रैल 2020 को प्रदेश भर में कुल 154 मामले एक्टिव थे। तो 3 अप्रैल 2021 को यह आंकड़ा 20,369 है। पिछले साल कोरोना से पहली मौत 27 मार्च 2020 को हुई थी। यह आंकड़ा 4029 पर पहुंच चुका है। साफ है, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पिछली लहर के पीक से काफी तेज है, जिसे रोकने के लिए अब कड़े नहीं, बेहद कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे। या फिर यूं कहा जाए कि प्रदेश एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हुआ है। टीम न्यूज़ 10। 3 अप्रैल की कोरोना की स्थिति 4 शहरों में आपको बता दें, उसके बाद चर्चा करेंगे। इंदौर में 708 केस, 4 की मौत। भोपाल में 502 केस, जबलपुर में 205, ग्वालियर में 120 केस। आज नए आंकड़े भी निकल के सामने आ गए हैं जो लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं। खैर, यहाँ पर मेहमानों से तारुफ कराते जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हमारे साथ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की मौजूद हैं। और हमारे साथ रवि सक्सेना जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बग्गा जी, देखिए, सवाल सबके मन में यही उठ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या लॉकडाउन ही एक समस्या का समाधान होने जा रहा है या फिर कोई और विकल्प सरकार लेकर चल रही है इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए। हिमांशु जी, देखिए, लॉकडाउन एक समय पर जरूरी था। जब पिछले साल इसी समय के दौरान लगभग मार्च अप्रैल में लॉकडाउन एक ही मात्र विकल्प बचा था, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त तैयारी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। पीपीई किट, मास्क हो गए, आइसोलेशन के लिए जगह हो गई, इन सब की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आज जिस मुहाने पर हम आके खड़े हैं और दूसरी वेव दोबारा आ गई है, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं, पर हाँ, कर्फ्यू जरूरी है। कर्फ्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, अवेयरनेस का एक माध्यम बन गया है। साथ ही साथ जनता को ये समझाना, उनको बार बार बताना कि आप जिस कोरोना की लड़ाई लड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचे थे, उसको दोबारा से बढ़ाने का काम ना किया जाए। जो लापरवाही हम दोबारा बरतने लग गए, उससे बचने की आवश्यकता है। और अच्छा। यही कारण है कि लगातार जिस प्रकार से त्योहार आए हैं, जनता ने दोबारा से एक अवेयरनेस को सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर अपनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आह्वान किया हूटर के माध्यम से, तो उसको अपनाया। जब रंगों का त्योहार आया, होली, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरी होली मेरे घर, तो लोगों ने उसको भी अपनाने नहीं, का जनता काम किया। इसका होली पालन को कर रही है। घर पर नेहा अपने बग्गा जी, मैं परिवार के साथ ये अपनाया। थोड़ा सा और गहराई में जाके जानना चाहता हूं कि क्या जिला अधिकारी जो कलेक्टर हैं उनको ये इतनी लिबर्टी उनको दे दी गई है कि वो अपने मन से ये फैसला ले सके कि अगर उनको लग रहा है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है तो वो लॉकडाउन लगा लें, भले ही वो कितने भी दिन का हो। क्या ये पूरी आज़ादी अधिकारियों को दे दी गई है?
नहीं, देखिए, लॉकडाउन कितने भी दिन का हो और अधिकारी अपनी मर्जी से लगा लें, ऐसा नहीं है। पर कहीं पर अगर परिस्थिति बहुत ही बिगड़ रही है, तो हाँ, उस पे रोकथाम के लिए जरूर अधिकारियों के पास ये निर्णय लेने की ताकत है कि तत्काल अगर कहीं पर चीज बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है तो उसमें रोक लगाई जा सके। और मुझे लगता है अच्छा, कि ये लगभग पूरे देश में इसी प्रकार से हो रहा है कि बिल्कुल। अब जहां पर इसी जो बहुत आपने ज्यादा कहा कि व्यवस्थाएं बिगड़ अधिकारी, रही हैं। ये जो आपने थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, अब इसमें एक चीज़ और बता दीजिए। जैसे छिंदवाड़ा में 5 दिन का लॉकडाउन किया गया है, छिंदवाड़ा की बात की जा रही है, 5 दिन का। केसेस तो इंदौर और बाकी शहरों में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उन्हें कंट्रोलेबल बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। वहाँ ऐसे हैं कि अब तो पुलिसकर्मी, आप देखिए दूसरी जो वेव चली है, करीबन 58 पुलिसकर्मी वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं इंदौर में, और उनमें से सभी को वैक्सीन भी लग चुकी है। हिमांशु जी, देखिए, सबसे बड़ी बात वो है कि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है, बैतूल महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है, बुरहानपुर महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। और यहाँ पर आवश्यकता है कि जहां पर महाराष्ट्र से लगे होने के कारण एक यातायात जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उस पर भी रोक लगाने का काम किया है। साथ ही साथ कौन वहां से आए हैं उनको आइसोलेट करना, और जो लोग वहां पर रहते हैं उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की तमाम सारी जनता, उनको 100% वैक्सीनेशन की ओर लेके जाना सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि छिंदवाड़ा बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है और केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे वहां पर। और जो हमने देखा भी, लगातार जो केसेस की संख्या है छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ी है, उस पर रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है बहुत कि अच्छी कहीं बात इस आपने पर की। अच्छा, नियंत्रण वो किया जाए, एहतियातन लोगों तौर को पर रोका छिंदवाड़ा जाए, में उनके लिया घर गया पर क्योंकि वो रहने के लिए। महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। ठीक है, रवि सक्सेना जी, आप बताइए, क्या संसाधनों के तौर पर, तैयारियों के तौर पर हम पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बढ़ते संक्रमण पर रोक लगा सकें या फिर धीमा कर सकें? देखिए, जब से एक सेकंड फेज आया है कोरोना का, मैं समझता हूं कि जो शिवराज सरकार है वो उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही है। आप देखें जी। तो मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कोरोना के जो नाम से उनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दमोह में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, वहां पर जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं और उनको हार पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब ऐसी स्थिति, मुख्यमंत्री स्वयं सब उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जनता पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनकी पिटाई करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि दोनों स्थितियां एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि जनता की पिटाई, हाँ, जनता की पिटाई करवा रहे हैं, ये सारी चीज अगर सख्ती कहीं पर हो रही है, आप शायद, आपका यही आश्रय था ना कि कहीं पर अगर सख्ती पुलिस वाले कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ था ये आपका पॉइंट? नहीं, मेरा केवल ये कहना है कि अगर आप जनता पर सख्ती कर रहे हैं, जनता पे कानून अगर लागू कर रहे हैं, तो अपने ऊपर भी करें, अपने नेताओं पे भी करें और अपने जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी करें। वो आप कर नहीं रहे हैं। आप चुनाव में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और जनता को यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है नियमों का पालन कीजिए, दुकानें बंद रखिए, रात का कर्फ्यू लगा दीजिए। तो आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं है और जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना है। तो सर, ये तो हर राजनीतिक दल के लिए है ना? नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अगर कानून लागू करना है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री पर के लिए भी कानून एक है और जनता के लिए भी कानून है। दोनों का कानून एक है। एक तरह से जो तो मतलब ये है कि बराबरी का अधिकार दिया गया है तो वो बराबरी दिखनी भी चाहिए। अच्छा, इसका जवाब दे दीजिए बग्गा जी, फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। हिमांशु जी, देखिए, ये जब कोरोना की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है ना राजा बच रहा है ना रंग बच रहा है, ना बीजेपी देखता है ना कांग्रेस देख रहा है। अगर राजनीति करनी थी कोरोना पे तो मेरे पास तो तमाम सारे उदाहरण उपस्थित थे। जब कमलनाथ जी अभी दमोह में गए तो सोशल डिस्टेंसिंग गायब थी। जब 2 दिन पहले जीतू पटवारी इंदौर की, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे जीतू पटवारी जी ने जो पॉलिटिकल ड्रामा किया, ना मास्क लगाया था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। आज जो अजय टंडन जी की उन पे कार्रवाई कीजिए ना।
और सबके उन पर चैनल कार्रवाई पे चल कीजिए ना रहा नेहा है। जी। अब अजय हाँ। टंडन मेरा ये कहना है जो भी उल्लंघन कर रहा जिस है प्रकार से पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, उस पर आप उसकी कार्रवाई हालत करना देख चाहिए लीजिए। ना। और इसी हिमांशु, प्रकार से आज मैं ये कहना कांग्रेस चाहता कार्यालय हूँ के कि अंदर अगर यूथ कानून कांग्रेस है का तो जो सब पे सम्मेलन करिए हुआ ना। है, उसके अच्छा, ये अंदर बात तो आप अच्छी है। करेंगे अब तो नीचे अब लेवल आप से ये लोग भी करेंगे। बताइए, अब ये आप बताइए कि जो सेल्फ डिसिप्लिन का काम है, जो सेल्फ अवेयरनेस का नेहा काम जी, है, मैं आपसे आप एक क्या बात अच्छा, कहेंगे ठीक है, कि हाँ। सरकार आपके बहुत कार्यालय के स्पष्ट अंदर शब्दों आके में, पालन करे इस पर? बहुत स्पष्ट शब्दों में एक छोटा रवि सा जी, प्लीज क्या सुनिए ना, क्या कांग्रेस सुनिए ना कार्यालय के बग्गा जी, अंदर आके सरकार देखेगी बग्गा क्या जी आपने सुनिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मेंटेन नेहा जी, मैं जो सवाल कर रहा हूँ अच्छा हाँ, उसका ठीक है, जवाब ठीक है, दीजिए। ठीक है, एक मिनट सक्सेना जी, मैं पूछ लेता हूँ ना, कानून अपने सबके शब्दों में लिए पूछ लेता हूँ। एक नहीं है। अब शायद आप बोले तो उनको पसंद ना आए, तो मैं अपने शब्दों में पूछ लेता हूँ। नेहा जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनका बस यही कहना है कि चाहे वो कांग्रेस के जीतू पटवारी हों या फिर बीजेपी के कोई नेता हों या फिर मंत्री हों, हर किसी लिए कानून बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, तो एक्शन लें। सहमत हूँ हिमांशु जी आपकी बात से, और मैंने इसीलिए तो वो कहा लिया कि ना नहीं जा रहा है, बीजेपी ये भी कह देखेगा रहे ना हैं वो। मुझे बोलने तो दीजिए। आपने सवाल किया, मैं समझ गई, मैं उत्तर दूंगी। देखिए, कोरोना ना बीजेपी देखेगा ना कांग्रेस देखेगा, और मैंने यही कहा कि आप ये ओछी राजनीति मत करिए, वरना मुझे पूछना पड़ेगा क्या छत्तीसगढ़ की हम सरकार ठीक काम राजनीति नहीं नहीं कर कर रही रहे है? हैं कि नेहा जी। सक्सेना जी, रुकिए एक मिनट। कह रहे थे, सक्सेना जी, रुकिए ना। देव जी कह रहे थे, देखिए यही तरीका है इन लोगों हाँ, का, नहीं, कोई बोलिए आप, डिसिप्लिन बोलिए। नहीं, डिबेट में आके चीखना और अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी में बोलना। बोल दिया, तो देखिए, रुके टीएस हैं वो। सिंहदेव जी ने आज ही बताया कि 1000 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। महाराष्ट्र की स्थिति हम जानते हैं। क्या इसका पूरा ठीकरा सरकार पर छोड़ दिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ की सरकारें निकम्मी है, लापरवाह है, इनके पास व्यवस्था नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आइसोलेशन सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन सेंटर्स नहीं है? नहीं, ये जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, पत्रकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, हाउसवाइफ की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पर रह रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तीन जो हमारे पास एक जो मंत्र है एसएमएस का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसको हम सबको अपनाना है। अब आप बताइए हिमांशु जी, अगर सरकार लाठियां भांजने लग जाए सबके ऊपर जो मास्क ना लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करे, तो ये कांग्रेस आके खड़ी हो जाएगी कि अराजक सरकार है। अगर सब पे बड़ी बड़ी पेनल्टी लगने लग जाए तो ये कहेंगे कि दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, दबोचने का काम कर रही है। और अवेयरनेस के कार्यक्रम तो से मतलब अगर स्थिति वो हो गई, क्या बार-बार- करें क्या ना करें, बार-बार कैसी मुश्किल है, बार-बार अगर अपील क्योंकि की जा रही है, कांग्रेस भी वही कैंपेन चीज किए कह रही जा है, रहे हैं, बीजेपी भी, लेकिन समाधान नहीं निकला। सर एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर साहब यहाँ पर निभा रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हमारे साथ। अवेयरनेस सही हो सकता है। एक मिनट हिमांशु, मैं एक डॉक्टर बात करना साहब चाहता हूं। रुकिए ना, सक्सेना जी फिर आ जाऊंगा, फिर अपनी बात रखिएगा, मैं तो भरपूर मौका देता हूं आप लोगों को, मैं शांत रह जाऊंगा। डॉक्टर साहब, कहां दिक्कत हो रही है? देखिए, जनता पर सख्ती भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, हम लोग ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उसके बाद ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक आ गई है, तो कहां पर कमी हो रही है और कहां पर वो जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट करने की जरूरत है, कहां पर सख्ती होनी चाहिए सर, बताएं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी हम परिणाम देख रहे हैं, हाँ। ये जो हम पहले गलती या अपराध, शायद वो जनता की हो, सरकार की हो, जिसकी भी हो, वो जो हमने नियमों का पालन नहीं किया, जो संयम और नियमों का पालन कर सकते थे वो उस समय नहीं किया जी, उसके दुष्परिणाम हम अभी भुगत रहे हैं। कोरोना जब एक बार बढ़ना शुरू होता है तो उसका पीक आना लाजमी है। जैसे अब उसके पीक को आने से आप नहीं रोक पाएंगे। पूरे कंट्री में जहां जहां ये सेकंड वेव है उसके पीक को हमको फेस करना है। अब जब पीक आता है उसके बाद डिक्लिनेशन, यानी फिर से उसमें उतार आता है। तो उस उतार आने के पहले हमको अपने जितने पेशेंट्स है, जनता है, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और संभाल के रखने के लिए फिलहाल जो एसएमएस नेहा जी ने बोला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, वो तो हमारा बिल्कुल गुरु मंत्र है। पर आज जो हमारे साथ एक नया टूल, नया हथियार हमारे पास आया है कोरोना के विरोध में, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं देखता है, वो मानवता का दुश्मन है। तो हर मानव को एक होना पड़ेगा, तभी कोरोना से हम लड़ सकते हैं। कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है, हम उसको देख नहीं सकते, और वो मानवता का दुश्मन है। तो अब जो हमारे पास हथियार है वो है वैक्सीनेशन। जितना हम वैक्सीनेशन हमारी जनता को कर पाएंगे, इजराइल और ब्रिटेन और अमेरिका ये उदाहरण है जिन्होंने अपनी जनता को 50% से ज़्यादा जब वैक्सीनेशन किया जी,
तो उनके यहाँ कोरोना के केस भी कम हो गए और मृत्यु की दर भी कम हो गई। तो जो भयावह स्थिति थी वो कंट्रोल में आ गई। तो आज हमारे पास वैक्सीनेशन एक आंदोलन के रूप में चलाने की जरूरत है। हर पार्टी को देखना होगा कि मेरे पार्टी के जितने मेंबर्स है उनका डाटा रखिए, आप बताइए, कोई भी पार्टी हो, कि मेरे जितने कार्यकर्ता हैं हर ब्लॉक में, हर जितने हमके डिविजन्स होते हैं उसमें हर एरिया में जितने कार्यकर्ता हैं उनको कितनों को ये लगा है और हर कार्यकर्ता कितने लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहा है, हर कार्यकर्ता के परिवार में वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, पहला वैक्सीन लगने के बाद एक इफेक्ट बोलते हैं पेल्समैन इफेक्ट। पेल्समैन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉल्स सिक्योरिटी का फील करना। पहले वैक्सीनेशन के बाद लोगों को लगता है कि हमारी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, पर पहले वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती नहीं है, वो दूसरे वैक्सीन के भी 14 दिन के बाद डेवलप होती है। मतलब अभी तो हमारे यहाँ पहला वैक्सीन लग रहा है, दूसरा लगेगा, उसके बाद हमारे और सब पहले और दूसरे वैक्सीन में गैप कितना अमूमन रहता है? पहले वैक्सीन के बाद जनता अगर जो ये अभी रिवाइज किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, और उन्होंने पहले जो 4 से 6 हफ्ते बोला था उसको 6 से 8 हफ्ते किया है। अब सर एक और गहराई वाली बात मैं चाहता हूं, देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप पहुंचे हैं अगर वैक्सीन की डिस्टेंस, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचे हैं और इस पर मैं डिस्कस करना चाह भी रहा था, क्योंकि आज इंदौर से जो खबर सामने आई है, लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हो गई हैं। कोरोना का जो दूसरा वेव हम जो कह रहे हैं, पुलिसकर्मी इसके निशाने पर आए हैं। 53 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं इंदौर में वो संक्रमित पाए गए हैं, और ये भी खबर है कि सभी को वैक्सीन लग चुकी थी, तो लोग डर रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूं कि भ्रांति है। पहले वैक्सीन के बाद आपकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी, आपको दूसरा वैक्सीन लगाना पड़ेगा, उसके बाद 14 दिन बाद वो डेवलप होगी। एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोरोना का एंट्री आपकी नाक या आपका मुंह है। पर वैक्सीन जब आपने दूसरा वैक्सीन लगा लिया और 14 दिन हो गए, तो एंटीबॉडी उसको नाक और मुंह से अंदर लंग्स में यानी हमारे फेफड़ों में जाने से रोक देगी। तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, पर आप इन्फेक्शन तो कैरी करोगे ही सही, और यही चीज तो रोकती है। इन्फेक्शन दे देखिए मतलब एक बार फिर से दर्शकों से हम बड़ी विनम्रता के साथ ये अपील कर रहे हैं कि एक ही चीज है, मास्क जो आपको पहनना है। और बहुत से लोग जो मास्क कभी दाढ़ी पर लगा लेते हैं, कभी सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं, नाक उनकी खुली रहती है, तो वो नाक के जरिए ही घुसेगा, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट आपको ऐसे ही करेगा। तो आपको नाक पूरी तरह से अपनी कवर करनी है और ये चीज समझनी होगी। अब जो वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो नेहा बग्गा जी, डॉक्टर साहब की बात में आगे बढ़ाता हूँ, और ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन पर अभी एक एज लिमिट यहां पर डिसाइड कर दी गई है, लेकिन WHO की तरफ से विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसको अगर रोकना है तो एक ही जरिया है, वैक्सीनेशन होगी तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज लिमिट हटा दी जाए, पहले फोकस किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रदेशवासी उन सभी को वैक्सीन लगे। हिमांशु जी, देखिए इसमें एक क्राइटेरिया तय हुआ था। सबसे पहले क्राइटेरिया में कौन थे? हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना काल में आगे रहकर जनता की सेवा की है, तो प्राथमिकता उनको दी गई थी। उसके बाद वो बुजुर्ग और बुजुर्गों के साथ में जिन लोगों को किसी प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं उनको एग्जम्प्ट करके इसमें ऐड किया गया था। अब 45 और उसके अबव वालों को रखा गया है। तो लगातार जो जिनकी गंभीर स्थिति रही है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है या जिनकी एज ज्यादा है उनको रखा गया है, और वो धीरे धीरे जो है वो डाउन करके एज को सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पर आवश्यकता ये है कि जब वैक्सीन ड्राइव चलती है तो कम से कम जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के काम ना करें। जिन्होंने बीजेपी की वैक्सीन बताने का काम किया था वो ना करें। जो विपक्षी दल है वो मानवता को सबसे ऊपर रखें और आकर इसमें सहयोग करने की काम करें। और जिस प्रकार से डॉक्टर प्रमोद ने कहा, मैं तो उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी कम से कम एक आंकड़ा अपने मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बना लेना चाहिए, और सभी पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक उसमें ये सुनिश्चित करना
होना चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन का काम हो गया है। बहुत अच्छी जिस बात। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनसे लगाकर संभाग से लेकर जिला से मंडल और मंडल से बूथ तक प्रत्येक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने आसपास और जहां जहां उनकी जिम्मेदारियां हैं, सभी प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस वैक्सीन बहुत से अच्छी वंचित बात रह बग्गा जाए जी या आपने किसी की। प्रकार से नेहा जी, लापरवाही को बरते। अब ये चीज मैं रवि जी से भी जान लेता हूं। रवि जी देखिए, चुनावों के वक्त तो हमने देखा है कि कार्यकर्ता जाते हैं घर घर, वोटर कार्ड लेके कि आपका वोटर कार्ड आ गया कि नहीं, आपकी पर्ची आ गई कि नहीं, और एक जिम्मेदारी देते हैं। अब बीजेपी वाले जो प्रवक्ता हैं नेहा जी, वो कह रही हैं कि हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसा कोई कैंपेन चलाया जा रहा है? नहीं, अगर आप देखें हिमांशु, तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कोरोना के प्रति सचेत किया। तब शिवराज जी कह रहे थे कोरोना से डरो ना, और सरकार गिनाने में लग सर गए। प्लीज छोड़िए ना। और कोरोना जो है ये तो कोई सर्दी जुकाम है, ये तो कोई बीमारी नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जनता की सुरक्षा कीजिए, जनता को जो है जो WHO के नाम से उसके अंतर्गत उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, सैनिटाइज किया जाए, मास्क लगाया जाए, और अब वैक्सीन आ गई है तो अब वैक्सीनेशन किया जाए। निश्चित रूप से नेहा ने जो बात कही है, चरणबद्ध तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसे और तेज करना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो आपका सपोर्ट चाहिए ना सक्सेना जी, इसलिए तो आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे नेहा जी कह रही हैं कि बीजेपी के मंडल स्तर पर जो लोग हैं उन सबको घर डोर टू डोर भेजा जा रहा है, बात की जा रही है। तो आप लोग भी एक सुझाव दीजिए कि जनता के बीच में पकड़ बनानी है तो कम से कम वैक्सीन के सारे जनता के पास जाएं और देखें भाई कि जो भी बुजुर्ग हैं या फिर जो भी डर रहे हैं, नहीं लगाना चाहते, तो उनको भी प्रेरित करें कि भाई जाइए वैक्सीनेशन लगवाइए। मैं हिमांशु आपको कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं वैक्सीनेशन करा लिया है, और आज नहीं कराया है, आज से 28 दिन पहले करा लिया। अभी मुझे तो सेकंड डोज जो है 7 तारीख को लगना था, पर बताया गया कि नहीं, अभी नए नाम्स आए हैं, उस हिसाब से आपको 45 डेज में लगेगा। तो कांग्रेस पार्टी में चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे सारे लोग हों, हमने सबने वैक्सीनेशन कराया है, और हमने तो जाके सरकारी अस्पतालों में कराया है। नेहा जी जो बात कर रही हैं, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, लोगों को जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बात ये नहीं है कांग्रेस ने लगवाया बीजेपी ने लगवाया, क्या एफर्ट किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये हम सब लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा सर। हमें कांग्रेस भूलनी होगी, हमें बीजेपी भूलनी होगी। इस वक्त तो मैं आपको कह रहा हूं, हर किसी को समाज सेवा करनी है, बख्शने वाली नहीं है। सबको इसमें आगे बढ़कर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको एक होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। उनका पालन करना चाहिए। एक पॉइंट और बहुत जरूरी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। नेहा जी, ग्वालियर का, भोपाल का, बहुत सी जगहों का जो आंकड़ा यहां पर निकल के सामने आया है कि जिसमें आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू के कितने बेड हैं, तो इस वक्त जो अचानक से बूम आया है कोरोना मरीजों का, ग्वालियर में यह स्थिति है कि ओवरऑल सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 4 बेड खाली हैं। ग्वालियर में सिर्फ 4 बेड खाली हैं, और बाकी जगहों पर भी ऐसे ही बात जो निकल के सामने आ रही है, कहीं पर 48 बेड खाली हैं। सिर्फ सरकारी अस्पतालों की बात की जा रही है। तो क्या ये आप लोग बेड बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, या फिर ठीक है जो लोग हैं वो प्राइवेट में ही जाएं, क्योंकि प्राइवेट में मोटी फीस लगती है मैडम? नहीं, देखिए हिमांशु जी, कोरोना जब पीक पर आया था और शुरुआत में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, उसी समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा कि कई सारे उपचार जो उस समय हुआ वो मुफ्त में ही कराया गया था। और आज भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना की गंभीरता को देखा है, उसको देखते हुए बेड को बढ़ाने का काम किया है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो या जबलपुर हो, और लगातार इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट बेड की संख्या जो है वो खत्म हो जाती है और आवश्यकता पड़े तो वो पेशेंट्स का इलाज प्राइवेट में करवाया जाएगा। और इसी परिस्थिति को देखते हुए एस्मा भी लागू किया है। आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, बकायदा ये न्यूज फ्लोट हो रही है, इसको इम्प्लीमेंट कराया दिया गया है, जिससे कि मूलभूत जो मेडिकल फैसिलिटी है अभी कोरोना काल को देखते हुए, चलिए बिल्कुल, देखिए हम तो यही कहते हैं कि भूल जाइए कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन सत्ता पर राज कर रहा है, कौन सत्ता के लिए कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये याद रखिए कि जनता के बीच जाना है, जनता को जागरूक करना है, जितना हो सके उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा यहां पर सुझाव दिया है। फिलहाल देखिए वक्त कम है तो यहां पर ब्रेक लेना चाहूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे आपके मुद्दे में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़।